क्रिमिनल कोड। देखिए हम लोग जो है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बता दूं कि हम लोग कर रहे हैं अभी मार्च 2023 का न्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमें जो 69th बीपीएससी जिनको देना है उनको सितंबर 2022 से अगस्त 2023 तक करके, क्योंकि 30 सितंबर को एग्ज़ाम होना है। और 30 सितंबर का एग्ज़ाम होने का मतलब होता है कि जब भी एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो जाती है कि मतलब निश्चित हो जाता है कि एग्ज़ाम है, तो उससे 20-25 दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर को फाइनल कर लिया जाए। 15-20 दिन पहले, ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले फाइनल करेंगे, 15-20 दिन पहले फाइनल कर लिया जाए। तो जो उनकी पैनल्स होती है, उन पैनल्स के सामने जो न्यूज़ होता है वो होता है लास्ट 12 महीने की, वो कोशिश करते हैं न्यूज़ को ले, क्योंकि 12 महीने का मतलब ये होता है कि एक साल में जितने अवार्ड होते हैं, जितने डेज़ जो सेलिब्रेट करते हैं, जितने दिवस होते हैं, ठीक है, वो सब क्या होता है, रिपीट होने लगता है। तो कई बार कई स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं 1.5 साल का पढ़ के जाएँ, 2 साल का। 1.5 साल या 2 साल वाला करंट अफेयर्स नहीं कहा जाता है। करंट अफेयर्स का मतलब हुआ 1 साल के अंदर, क्योंकि लगभग सारे इवेंट्स जो होते हैं, जो एनुअल वाली जितनी चीज़ें होती हैं वो रिपीट होने लगती है। चाहे मिलिट्री एक्सरसाइज हो, चाहे वो अवार्ड्स हो, चाहे डेज़ सेलिब्रेट करते हैं, वो सब के सब क्या होता है, रिपीट होने लगता है। तो लास्ट 1 ईयर का मतलब ये होता है कि अगस्त 2023 का भी लेंगे, जुलाई भी लेंगे, और इस तरह से हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो सितंबर पूरा 2022 से अगस्त 2023 तक का पूरा 1 साल का न्यूज़ कवर करना है। तो इस क्रम में आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स में हम लोग पिछले क्लास में कहाँ पे थे, मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। रोज ये बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं क्या, कलर, करंट अफेयर्स। इसमें हम लोग जो स्टार्ट किए हैं, हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं मार्च 2023, ठीक है। और मार्च 2023 में पिछले क्लास में हम लोगों ने टोटल 14 न्यूज कवर कर लिया था, 14 ऐसे समाचार, है ना, 14 टोटल कवर किया था। हाँ हाँ, सिप्री का जो रिपोर्ट था वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब जाकर के न्यूज़ नंबर 15 हमें कवर करना है, और देखते हैं न्यूज़ नंबर 15 में क्या है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी भी हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग नाम के सिटी में है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अलग है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अलग है। एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो आप लोग को पता होगा यूएनओ का पार्ट है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भाग है वो, और उसकी भी कहाँ पे है हेडक्वार्टर, हेग में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे जैसे भारत पाकिस्तान का जो सिंधु जल विवाद है वो वहीं पे गया हुआ था, तो वो उसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। वहीं पे आपको पता होगा उसका भी मामला गया हुआ था, कुलभूषण का, कुलभूषण जाधव याद है, जो पाकिस्तान में जिसको पकड़ लिया गया था, तो उसका भी मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही गया हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ही गया हुआ था। लेकर के कुछ लोग गए थे कि उनको लेकर के, ठीक है, हालांकि पाकिस्तान में वो बंद है, पाकिस्तानी कानून के तहत उनको सजा हुई है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो भारत गया हुआ था, ठीक है। ये एक अलग है, अपराध न्यायालय है, और ये कुछ देशों ने मिलकर के इसका गठन किया है, इसका भी हेग में हेडक्वार्टर है। ये चर्चा में क्यों रहा आपको बता दूं, तो पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, और जिसमें आपको पता होगा कि रशिया की जो मिलिट्री है वो यूक्रेन के अंदर तक एंट्री कर गई है। और जब बंदूक से गोली निकलती है, या फिर जब तोप से गोले निकलते हैं, या फिर फाइटर जेट से जब वो गिराए जाते हैं, बम गिराए जाते हैं, तो उसमें ये नहीं लिखा होता है कि ये किसको लगेगा, बुजुर्ग के ऊपर गिरेगा या बच्चों के ऊपर। तो इसी में जो क्लेम आया है रूसी सेना पर, वो क्लेम ये आया है कि इस मतलब कि उसके दौरान क्या हुआ है कि ये जो लड़ाई है उसके दौरान कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनको उठा लिया गया उन पे प्रेशर बनाने के लिए। यानी एक तरह से क्या हुआ, ये किडनैपिंग हुआ, युद्ध के आड़ में ये किडनैपिंग हुआ। और चूंकि लीड कौन कर रहे हैं वहाँ की सेना को, तो व्लादिमीर पुतिन खुद कर रहे हैं। प्रेसिडेंट वहाँ का सर्वे सर्वा होता है, किसी भी कंट्री में जो सेनापति होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। हालांकि इसका कोई इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं पुतिन पे, लेकिन तब भी एक दबाव तो, नैतिक दबाव तो पड़ेगा ही। तो लिखिए, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट
इंटरनेशनल कोर्ट, the International Criminal Court issued an arrest warrant issued and an arrest warrant issued an arrest warrant against 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 Russian president Vladimir Putin, VLADIMIR, Vladimir Putin, VLADIMIR, Vladimir Putin on March 17, 2023, on March 17, 2023। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने 17 मार्च 2023 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ 17 मार्च 2023 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ठीक है गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। देखिए पुतिन इज एक्यूज्ड ACCUSED accused of Putin is accused of alleged alleged involvement in the kidnapping of children from Ukraine। पुतिन पर यूक्रेन के बच्चों के कथित अपहरण में संलिप्तता का आरोप है। देखिए ये एक प्रोपेगेंडा होता है। लड़ाई सिर्फ हथियार से नहीं लड़ी जाती है, लड़ाई प्रोपेगेंडा से भी लड़ी जाती है। यानी कि आप देखेंगे, आपको याद होगा कि होता क्या है, जैसे कि रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही थी तो उसमें आपने देखा होगा कि जो रसिया के जो सिविलियंस थे वो एकदम से रूसी टैंक के सामने आ जाते थे, रूसी सेना के सामने आ जाते थे और उनसे ज़बरदस्ती धक्का मुक्की करते थे। वो इसलिए करते थे क्योंकि बैकग्राउंड में अमेरिका का कोई वो अखबार या कोई टीवी चैनल वाले कैमरा लेकर के हैं, या फिर कोई बीबीसी वाले हैं, या कोई दूसरे देश के कोई जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें 1000 मामले ऐसे हो जाए जिसमें सेना पे लोग पत्थरबाजी करे, कुछ भी करे, लेकिन एक भी ऐसा मामला अगर कैमरा में आ जाता है, ऑन कैमरा अगर रिकॉर्ड हो जाता है कि सेना ने किसी सिविलियन को शूट कर दिया, तो फिर उसी को एक प्रोपेगेंडा बना करके इंटरनेशनल, ये एक मानसिक लड़ाई होती है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे हुआ था। तो इसीलिए सिविलियन को आगे किया जाता है। सिविलियन सेना से नहीं जीत सकता है, लेकिन तब भी सेना के हाथ पैर बंधे होते हैं। उसे ट्रेंड किस लिए किया जाता है? उसे सेना से युद्ध करने के लिए ट्रेंड किया जाता है। सिविलियन पे गोली चलाने या उसको मारने के लिए उसको आज्ञा नहीं होती है। और यही प्रोपेगेंडा होती है। तो वो भी खूब चला था, आपको पता होगा यूक्रेन में। वहाँ के सामान्य लोग, बुजुर्ग, महिला, वो सब हथियार लेकर के, हालांकि वो जीत नहीं सकते, लेकिन वो एक तरीका होता था मानसिक दबाव डालने का। लेकिन पुतिन खुद ही मानसिक रूप से इतना मजबूत है कि कोई असर ही नहीं पड़ा। सारे तरीके अपना लिए गए, ठीक है। जो उसको करना था वो कर दिया, और उसको जो करना था वो करना था कि यूक्रेन को 50 साल पीछे ले जाना, ले गया वो। यूक्रेन को उठने में 50 साल से भी ज़्यादा लग जाएगा। आगे लिखिए,
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग, शहर का नाम है हेग, नीदरलैंड के हेग में है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट is located in Hague, 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 ब्रैकेट में नीदरलैंड। प्रेजेंट मेंबर्स आर 123, वर्तमान सदस्य 123, लिख लीजिए इसके बारे में, वर्तमान सदस्य 123। स्थापना लिख लीजिए, एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जुलाई 2002, स्थापना 1 जुलाई 2002, एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जुलाई 2002। चलिए इतना काफ़ी हो जाएगा। एलोन मस्क को जानते हैं आप लोग? कौन है एलोन मस्क? कौन है बताइए? वेरी गुड। और एक और उनकी जो एक कंपनी है जो अंतरिक्ष में पर्यटन करवाई, स्पेस एक्स। हाँ, तो वो क्या कराएगी पता है आपको? स्पेस टूरिज्म, अंतरिक्ष पर्यटन। मतलब दुनिया में क्या हुआ है कि सामान्य लोग जो है वो तो है ही, जो ज़्यादा अमीर लोग हैं वो अब वैष्णो देवी या बाबा धाम घूमने नहीं जाते हैं, वो या तो समंदर के अंदर जाते हैं जहाँ पे पनडुब्बी में ब्लास्ट होने की वजह से, उस पनडुब्बी में जो 10 लोग मरे हैं, 10 के 10 सब अरबपति थे। 10 लोग शायद मरे हैं, 5 हैं, तो सबके सब अरबपति हैं, सब बिलियनियर है। ठीक है, तो अरबपतियों के अपने अपने शौक होते हैं, गरीबों के शौक अलग होते हैं, अमीरों के शौक अलग होते हैं। तो वो या तो समुद्र में डुबकी लगाएंगे बहुत अंदर तक जाकर के, या कुछ अलग टाइप का करेंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे, चांद पे जाएंगे, चांद पे प्लॉट खरीदेंगे। ठीक है, हमारे आपके शौक क्या होता है कि बगल में खेत, बगल वाला कोई खेत बिक रहा है तो बाहर का आके ना खरीदे, हम खरीदे, बिहार में होता है। और अमीर लोग क्या करते हैं, चांद पे प्लॉट खरीद रहे हैं, यही चीज़ है। तो एलन मस्क जो है वो स्पेस एक्स और टेस्ला, दो टेस्ला आपको पता होगा इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी है, जो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जो डीजल और पेट्रोल नहीं बल्कि बिजली से चार्ज होकर चलने वाली जो कारें हैं वो बना रही है। ठीक है, और ये इनकी कंपनी में पिछले दिनों क्या हुआ था, जब से इन्होंने ट्विटर को खरीदा था तो उसके बाद लगातार शेयर गिरे थे इनके, और उसकी वजह से ये क्या हुआ था कि ये टॉप 3 से भी नीचे आ गया था सबसे अमीर व्यक्ति में। धीरे धीरे करके फिर से ये ऊपर उठे और फिर से ये वर्ल्ड में मार्च में जाकर के फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, एलोन मस्क। एलोन मस्क कहाँ के है? अमेरिका। लिखिए। हाँ, पेन का कलर चेंज कर ले। हाँ, एक काम करते हैं, पेन का कलर हाँ वाइट कर लेना। ये देखिए ना, बैकग्राउंड रोज रोज ये लोग चेंज कर देते हैं। मेरा फेवरेट बैकग्राउंड जो है वो वाइट है और फेवरेट कलर ब्लू है, रोज चेंज हो जाते, रोज उल्टा हो जा रहा है। चलिए तो आगे लिखिए। एक वो है, एक इंडेक्स है जारी की जाती है, उसको कहते हैं ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स, नेयर्स ऐसे लिखते हैं, बिलियनर्स इंडेक्स। देखिए ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ब्लूमबर्ग, BLOOM ब्लूमबर्ग बिलियनर्स, BILLIONAIRES बिलियनर्स इंडेक्स। According to the report of Bloomberg Billionaires Index,
टेस्ला सीईओ एलोन मस्क, TESLA, टेस्ला सीईओ, टेस्ला सीईओ एलोन मस्क हैज, once again became the, once again Elon Musk has once again became the richest person in the world, became the richest person in the world. हिंदी वालों ने क्या लिखा है लाइन? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार टेस्ला के सीईओ, कार बनाती है टेस्ला, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क एक बार फिर से, टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क एक बार फिर से विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ठीक, मतलब जो बनने की कोशिश लोग पूरा जीवन भर करते रहते हैं, अमीर बनेंगे और संपत्ति और संपत्ति और संपत्ति, तो वो जो लास्ट वाला होता है कि इस धरती पे सबसे अमीर कौन है क्या, तो जो एक्सपीरियंस है उनका क्या तो कहते हैं, उनका नाम है बिल गेट्स का। तो बिल गेट्स ने कहा कि जब मैं नीचे था, मतलब कि टॉप 10 में नहीं था, तो तब मैं भी सोचता था कि एक दिन दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनूंगा। और जब उस पोजीशन पे जब वो पहुंच गया तो उसके बाद बोला कि कोई ऐसी फीलिंग है नहीं, कोई ऐसा सुख है नहीं कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाने का। भले एक मिडिल क्लास जीवन भर सोचता है कि मैं अमीर बनूं, लेकिन वो वहां पहुंचने के बाद बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसने अपनी आधी संपत्ति दान कर दी और खुद नीचे आ गया। अब वो अच्छा फील कर रहा है, बोल आधी संपत्ति अपनी टोटल दान कर दी। जबकि उसके उन लोगों के पास कितनी संपत्ति होती है पता है? भारत को छोड़ करके जो हमारे आसपास जितने देश है उस पूरे देश को खरीद सकता है इतने पैसे, अमेरिकी कंपनियों के जो मालिक होते हैं उनके पास। भारत ज़्यादा बड़ा जीडीपी है। मतलब छोटे मोटे जो देश है, नेपाल, पाकिस्तान को तो खैर कोई नहीं खरीदना चाहेगा। नेपाल, भूटान, इन सब देशों को। आपको एक चीज़ बता दो, नेपाल की जीडीपी जो है मुकेश अंबानी की के बराबर है। मतलब मुकेश अंबानी के पास ही इतनी संपत्ति है कि नेपाल को खरीद। तो तभी एक देश कहाँ एक व्यक्ति बिजनेसमैन इंडिया का है और कहाँ वो पूरा का पूरा एक कंट्री है, खरीद सकता है टोटल जीडीपी। खैर आगे, तो उसके बाद जाकर के लिखिए अब किसका स्थान लिया है। लिखिए इन्होंने फ्रांस के बिजनेसमैन या फ्रांस के व्यवसायी, इन्होंने फ्रांस के व्यवसायी या फ्रांस के बिजनेसमैन, इनका नाम है बर्नार्ड अर्नाल्ट। फ्रांस के व्यवसायी बर्नार्ड अर्नाल्ट को पीछे छोड़ दिया है। ये पहले पे आ गया था कुछ समय के लिए। इन्होंने फ्रांस के व्यवसायी बर्नार्ड अर्नाल्ट को पीछे छोड़ दिया है। He has left behind French businessman. He has left behind French businessman Bernard, BERNARD, Bernard Arnault, ARNAULT, अर्नोल्ट भी कार बनाती है क्या? ARNAULT। हाँ इसकी भी। LVMH करके, मोएट NSE करके है। ठीक है, और भी बहुत सारा काम करती है ये कंपनी। आगे, सेकेंड रिचेस्ट पर्सन है अभी वर्ल्ड का ये। उसके बाद जाकर के लिखिए अमेजन के कार्यकारी अध्यक्ष
अमेजन के कार्यकारी अध्यक्ष जेफ बेजोस, अमेजन के कार्यकारी अध्यक्ष जेफ बेजोस, सुना होगा नाम, बहुत फेमस है, संपत्ति के मामले में तीसरे स्थान पर है। अमेजन के कार्यकारी अध्यक्ष जेफ बेजोस संपत्ति के मामले में तीसरे स्थान पर है। अमेजन्स एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, अमेजन्स एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जेफ JEFF जेफ बेजोस BEZOS बेजोस रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, चेयरमैन जेफ बेजोस JEFF जेफ BEZOS बेजोस, बूढ़ा सा आदमी होगा, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये देखिए इसका गूगल जो है ना वो ऑप्शन नहीं दे रहा है यहाँ पे टाइप करने का, इसीलिए दिक्कत आ रही है, नहीं तो सबका फोटो भी दिखा देते साथ में। आ गया। उसके बाद जाकर के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड मार्च में मनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। कितने तारीख को मनाते हैं जी, लिखिए। वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल, वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च को, वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। हर साल 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन March 3 टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वाइल्ड लाइफ, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वाइल्ड लाइफ, ठीक है। आगे लिखिए 2023 का, देखिए हर साल कोई भी जब हम लोग डे सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट जो डेज होते हैं उसका एक थीम होता है, और थीम से भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2023 का थीम लिखिए, 2023 का थीम ऑफ 2023, थीम का मतलब होता है एक नारा दिया जाता है, ठीक है, एक नारा दिया जाता है। तो इस बार का थीम क्या था देख लीजिए, 2023 का थीम लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा ऐसे करके, इस बार का थीम है वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, मतलब अकेले कोई देश या कोई संस्था या कोई व्यक्ति वन्य जीव संरक्षण नहीं कर सकती है जब तक आपस में मिल करके साझेदारी से काम ना करे, क्योंकि एक देश की सीमा दूसरे देश की सीमा से लगती है। तो जैसे आपको पता होगा कि जो असम है वहाँ पे गेंडा को जो मार दिया जाता है, एक सींग वाला वन हॉर्न राइनोसेरस, तो उसकी तस्करी होती है। तो जब तक दूसरे देश का सपोर्ट नहीं होगा, जैसे म्यांमार के रास्ते चाइना जाती है, म्यांमार जाता है, वहाँ पे बहुत सारा उसका क्या क्या यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब तक सभी देश आपस में मिले नहीं रहेंगे जैसे, तो तब तक वन्य जीवों के अंगों की जो तस्करी होती है, उनके खाल की, सींग की, हड्डियों की, वो रुकेगी नहीं। तो इसलिए साझेदारी, पार्टनरशिप जरूरी है आपस में एक दूसरे को, ठीक है। तो यही इस बार का थीम रखा गया है। लिखिए द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये कब से शुरू की गई थी, लिखिए द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA जिसको कहते हैं, ठीक है, UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली had announced to celebrate, had announced to celebrate World Wildlife Day on World Wildlife Day on 20 December 2013, on 20 December 2013, हाँ 2013, 20 दिसंबर 2013 को इन्होंने घोषणा की थी कि इस दिवस को हम लोग हर साल मनाएंगे मार्च में, 3 मार्च को, ठीक है। तो लिखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर
2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को विश्व वन्य जीव दिवस मनाने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को विश्व वन्य जीव दिवस मनाने की घोषणा की थी। न्यूज नंबर 18। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। जो लोग गांव से आए होंगे उनको फील हुआ होगा शुरू शुरू में, दिल्ली में आने के बाद सांस लेते समय पता चला होगा उनको कि क्या जो हवा पानी बिहार का है या ग्रामीण क्षेत्रों का, हालांकि बिहार में भी प्रदूषण बढ़ी है। जितना पुराना गाड़ी होता है सब बिहार लेके चले जाते हैं लोग और धुआं फैलाते रहते हैं। लेकिन तब भी अभी दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है उसकी तुलना में बिहार में तो ठीक है। छत वगैरह सब पे चले जाए तो कितना सुंदर हवा आती है सुबह के समय। एक नींद में सुबह हो जाती है अगर छत पे कोई सोए नहीं, अगर मच्छर ना काटे तो एक नींद में सुबह हो जाएगी। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। बस एक चीज़ है, मच्छरदानी लगा लीजिए तो छत पे बहुत अच्छी नींद। गुणवत्ता रिपोर्ट। दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में नाक में पूरा एकदम काला काला भर जाएगा, क्योंकि रात के समय एकदम जो पॉल्यूटेड वाले जो एयर होती है उसके जो वो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, पीएम जो होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं, वो हवा में तैरते रहते हैं और वो नाक में भर जाएगा पूरा। ये स्थिति। तो एक संस्थान है IQ एयर उसका नाम है, ठीक है। देखिए उसको इंग्लिश में भी ऐसे लिखते हैं, इसका नाम है IQ एयर, AIR ऐसे लिखते हैं। IQ को कैपिटल में लिखते हैं और एयर में ऐसे लिखते हैं AIR। इस संस्था का नाम है। और ये संस्थान क्या करती है, तो ये संस्थान हर साल एक रिपोर्ट तैयार करती है। जब साल पूरा हो जाता है ना, तो पूरे साल भर की वो रिपोर्ट प्रकाशित करता है कि 2022 में क्या स्थिति थी वायु प्रदूषण के मामले में। और वायु प्रदूषण का जो मापक होता है, ठीक है, IQ एयर का, वो ये होता है कि 2.5 PM 2.5 PM का मतलब ये होता है पार्टिकुलेट मैटर। देखिए जैसे होता क्या है कि हवा में जो प्रदूषण है, तो हवा में प्रदूषण है जब हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हमें जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कई लोगों को लंग्स वगैरह से में प्रॉब्लम होती है। वो क्यों होता है, तो हवा में कुछ ऐसे छोटे छोटे कण हैं जो प्रदूषण वाले कण हैं जो हवा में तैर रहे हैं, और वो इतने हल्के हैं कि वो हवा में तैर रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण का उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे फैक्ट्रियों के चिमनी से निकलने वाले धुएं में छोटे छोटे कण, उसके बाद गाड़ियों के धुएं में कण, उसके बाद कंस्ट्रक्शन काम के दौरान जो डस्ट उड़ रही है, तो वो हवा में तैर रही है। वो इतना छोटा है कि वो हवा में उड़ रही है, तैर रही है, और वो नीचे नहीं गिर रही है। वो नीचे तभी गिर सकती है जब बारिश हो, और दिल्ली जैसे शहरों में हमेशा बारिश नहीं होती है, तो ये हवा में फैले रहते हैं। और उसके बाद जाकर के जब हम लोग सांस लेते हैं, तो हम लोग तो ऑक्सीजन समझ के ले रहे हैं, वो सांस के माध्यम से इतने छोटे आकार के हैं कि नाक जो कि फिल्टर का काम करता है वो भी उसको फिल्टर नहीं कर पाता है पूरी तरह से, और वो फेफड़ा तक पहुंच जाता है और वो नुकसान करता है। उसका जो साइज होता है वो होता है 2.5 नैनोग्राम। हाँ, और इसीलिए उसको कहा जाता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो PM 2.5 उसको कहा जाता है। तो ये जो PM 2.5 है, इसकी मात्रा के आधार पर एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा, IQ एयर नाम के एक संस्था के द्वारा जारी की जाती है। हर साल जारी की जाती है। पिछले साल का कैसा रहा था, तो उसने जब ये रिपोर्ट जारी की है, तो दुनिया के 131 देश जो वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा शिकार हैं, उन 131 देशों को इसमें शामिल किया। कुछ देशों को नहीं शामिल किया, वहां जा ही नहीं सकते। अब अफगानिस्तान में थोड़े देखने जाएंगे वायु प्रदूषण कैसा है, बच के आएगा तब ना। तो कई सारे देश में नहीं गए। तो जिन देशों के डाटा है उसके आधार पर 131 देशों का आंकड़ा है, उसमें भारत 8वें स्थान पर है वायु प्रदूषण के मामले में। बहुत चिंताजनक वाली स्थिति है। सबसे टॉप पे है चाड है अफ्रीका का एक देश जो सहारा मरुस्थल में है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, ये सब वायु प्रदूषण के मामले में टॉप 5 पे है। इंडिया 8वें स्थान पर है। इसी तरह से दुनिया के 50 सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो वायु प्रदूषण वाले शहरों की अगर बात करें, तो उसमें दिल्ली चौथे स्थान पर है, ठीक है, 50 सबसे ज़्यादा। और उसके बाद कैपिटल सिटी की बात करें, राजधानी शहरों की बात करें, तो दिल्ली दूसरे स्थान पर है। यानी दुनिया के जितने देशों की राजधानी शहर है उसमें दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है। तो लाहौर दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। अगर शहरों की बात करें तो लाहौर
ठीक है, जो कि कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो ये सारी चीजें, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो लिखेंगे IQ एयर, ऐसे ही लिखिए, सेम ऐसे नाम लिखिए, हिंदी में भी लिखिए, IQ एयर द्वारा तैयार की गई, IQ एयर द्वारा तैयार की गई वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022, IQ एयर द्वारा तैयार की गई वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 को हाल ही में जारी किया गया। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 को हाल ही में जारी किया गया। द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 prepared by IQ Air was released recently, prepared by IQ Air was released, या पब्लिश्ड वर्ड ज्यादा बेहतर होगा, पब्लिश्ड रिसेंटली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों में, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों में भारत 8वें स्थान पर रहा। भारत 8वें स्थान पर रहा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इन द ईयर 2022 इंडिया रैंक्ड 8th, इंडिया रैंक 8th in terms of polluted countries या मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज। आगे उसके बाद जाकर के लिखिए नेक्स्ट, टॉप 5 कंट्रीज आर, शीर्ष 5 देश हैं, मतलब बेकार वाले में आता है ऊपर से और अच्छे वाले में जैसे, तो शीर्ष 5 देश है, टॉप 5 कंट्रीज आर चाड, CHAD, चाड। चाड है अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में एक देश, पूरी तरह से डेजर्ट ही है, और वहां पे एक चाड नाम का क्या है, एक झील भी है, लेक चाड, पता होगा आप लोग को, अफ्रीका। और अफ्रीका में यहाँ पे वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो यहाँ पे है। आगे तो चाड, उसके बाद लिखिए इराक, इराक, पाकिस्तान, वहां पे क्यों इतना प्रदूषण, वहां पे तो गधा गाड़ी चलता है ज़्यादा, पता है आप लोग को, नहीं पता होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे हमारे यहाँ चलते हैं ना गाड़ियाँ, ऑटो वगैरह सब चलते हैं, तो वहाँ पे गधा वाला गाड़ी चलता है, गधे को बांध करके उसमें। बहरीन, पाकिस्तान के बाद बहरीन एंड बांग्लादेश, तथा बहरीन, हाँ बहरीन एक देश का नाम है, BAHRAIN इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है बहरीन। ठीक है, अरब देश है, सऊदी अरब का पड़ोसी देश। तो ये टॉप 5 देश है प्रदूषण के मामले में। लिखिए विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली चौथे स्थान पर है। विश्व के सर्वाधिक, विश्व के 50 सबसे अधिक या सर्वाधिक, 50 सर्वाधिक या सबसे अधिक, जो वर्ड लिखे, सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली चौथे स्थान पर है। दिल्ली रैंक्स 4th, दिल्ली रैंक्स 4th among the world's 50 most polluted cities। दिल्ली रैंक्स 4th among the world's 50 most polluted cities। उसके बाद लिखिए न्यू दिल्ली इज द, न्यू दिल्ली, अगला पॉइंट लिखिए, न्यू दिल्ली इज द सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। न्यू दिल्ली इज द सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। नई दिल्ली, नई दिल्ली विश्व का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित, नई दिल्ली विश्व का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहर है। नई दिल्ली विश्व का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहर है।
ठीक है, नंबर 1 स्थान पर कौन है, लिख लीजिए। लिखिए, चार्ड्स कैपिटल, चार्ड की राजधानी, HAP चार्ड, चार्ड्स कैपिटल, चार्ड की राजधानी, उसका नाम है जमेना, ऐसे लिखते हैं NDJAMENA। ND जमेना, JAMENA। चार्ड की राजधानी जमेना, N और D साइलेंट होता है, ठीक है। चार्ड की राजधानी जमेना विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहर है। चार्ड्स कैपिटल जमेना इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी। IQ एयर के बारे में लिख लीजिए। IQ एयर इज ए स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी। IQ एयर इज ए स्विस एयर, SWISS, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी। IQ एयर इज ए स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी। IQ एयर स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है। IQ एयर स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता, स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है। प्रौद्योगिकी कंपनी ये पूरे दुनिया में डाटा इकट्ठा करती है और उसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार करती है। ये हो गया आपका न्यूज नंबर 18। उसके बाद जाकर के है भारत में महिला एवं पुरुष वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट आई है, वुमेन एंड मेन इन इंडिया। इंडिया, वुमेन एंड मेन इन इंडिया ईयर 2022 रिपोर्ट का नाम रखा गया है। 2022 भारत में महिला एवं पुरुष एवं पुरुष वर्ष 2022 रिपोर्ट का नाम। देखिए, एक क्या होता है कि जैसे महिला और पुरुष का अनुपात बढ़ रहा है, घट रहा है, लिंगानुपात जिसको कहते हैं, सेक्स रेशियो, तो उसका एक जो डाटा होता है वो हर डिकेड पे जारी किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंसस, जनगणना। और जनगणना जो है वो संयोग से भारत में कितना हो गया, 12 साल हो चुके, अभी तक हुआ नहीं है। 13वां साल पर प्रवेश करके 2011 में अंतिम जनगणना हुई थी भारत में, और 2021 में जो जनगणना होनी थी उसकी जो प्रोसेस है वो 2020 में शुरू हो चुकी थी, 2019 के लास्ट में शुरू हो चुकी थी, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी शुरू हो चुका था। लेकिन उसी दौरान आया कौन, कोविड, और कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से क्या हुआ, जनगणना बंद हो गई, वो प्रक्रिया अभी तक। और भारत में लगातार अगर आप देखेंगे तो 1881 से लेकर के, ठीक है, 1881 से लेकर के 2011 तक कंटिन्यू 14 सेंसस हुए थे, जिसमें कभी भी कोई ये नहीं हुआ था, डिसकंटिन्यूटी नहीं हुई थी, हर 10 साल पे हुए थे। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो उस समय इंडिया में वाइसराय हुआ करते थे। और 1881 में जब रिपन आया था इंडिया में, तो रिपन के समय में, इंडिया में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था ये सेंसस। और उसके बाद 91, 1, 11, 21, 31, 41, यहाँ तक कि 47 में इंडिया का पार्टीशन हो गया था, उसके बाद भी 51 में हुआ था सेंसस। 51 में जनगणना हुई थी आज़ादी के 4 साल बाद ही, यानी कि कभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ। लेकिन कोविड की वजह से फाइनली ये डिसकंटिन्यू हो गया, और अब इसको जनगणना 2021 नहीं कह सकते, टेक्निकली तो नहीं कहेंगे। अब होगा भी अगर तो मुझे लगता है 23 तो ले ही लेगा, 24 तक मुझे लगता है रिपोर्ट आएगी। बहुत लेट हो गया, बहुत डिले हो गया, बहुत सारी समस्या। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें ये है कि अब सवाल यह है कि जनगणना कराती है गवर्नमेंट बहुत सारी प्लानिंग के लिए, तो बहुत सारे अदर जो आंकड़े होते हैं अदर डिपार्टमेंट के, वो डाटा वगैरह सब पब्लिश किया जाता है। तो उसी में से जो ये भारत का सांख्यिकी कार्य
और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है वो क्या कर रही है, तो वो एक रिपोर्ट जारी की है कि मेल और फीमेल जो महिला और पुरुष का लिंगानुपात है, बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, तो उसकी जो रेशियो वगैरह सब है उसको लेकर के अलग से इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है अभी 2022 में। तो उसमें ये देखना है कि क्या स्थिति में सुधार हो रहा है या नहीं, क्योंकि जनगणना की रिपोर्ट अभी हमारे पास है नहीं। तो इस रिपोर्ट से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि बीपीएससी में आपको याद होगा कि हमारी जनगणना भले ही नहीं हुई है, तब भी जो है तो यूएनओ ने और संयुक्त राष्ट्र संघ ने, विश्व बैंक ने और भी कई सारे संस्थानों ने भारत की अनुमानित जनगणना की जनसंख्या की रिपोर्ट पब्लिश की थी। और उसी से बीपीएससी ने अभी 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत की अनुमानित जनसंख्या है 1.42 बिलियन था ना आंसर उसका, 1.42 अरब। तो इस तरह से तो एक तो जनगणना वाला क्वेश्चन पूछता है, और दूसरा जनगणना अगर लेट हो रहा है तो कई बार जनगणना के अलावा जो अन्य संस्थानों के अनुमानित आंकड़े होते हैं उससे भी क्वेश्चन बनता है। जैसे इस बार पूछा हुआ है 1.42 बिलियन वाला जो आंसर है 1 वो सही है। और वो रिपोर्ट आई थी न्यूज में कि भारत की जनसंख्या चीन से जस्ट अब आगे हो गई है, रिपोर्ट आई थी, और भारत की जनसंख्या अब हो गई है 1.42 अरब, 1 अरब 42 करोड़ अनुमान था, और वही बीपीएससी ने पूछ लिया इस बार पीटी में। तो यहीं से एक क्वेश्चन और बन सकता है, चूंकि सेंसस नहीं हुई है तो सेक्स रेशियो को लेकर के भी क्वेश्चन बन सकता है। तो लिखिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी और सांख्यिकी ऐसे लिखते हैं, और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला एवं पुरुष, भारत में महिला एवं पुरुष वर्ष 2022 रिपोर्ट जारी की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला एवं पुरुष वर्ष 2022 रिपोर्ट जारी की है। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम implementation, the Ministry of Statistics and Program Implementation has released या published the Women and Men in India, has published the Women and Men in India year 2022 report. According to the report के अनुसार the sex ratio at birth has क्या लिखा, द सेक्स रेशियो एट बर्थ हैज 907 इन द ईयर 2018-20, इन द ईयर 2018-20, ठीक है, 907 इन द ईयर 2018-20। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 और 20 के दौरान 2018 और 20 के दौरान जन्म के समय लिंगानुपात बढ़कर 907 हो गया है। जन्म के समय लिंगानुपात बढ़कर 907 हो गया। देखिए, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब होता है नंबर ऑफ फीमेल्स इन पर 1000 मेल, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो जन्म के समय लिंगानुपात अगर 907 है तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? अगर 1000 बेटा जन्म ले रहा है बालक, तो बालिका कितना जन्म ले रही है? सिर्फ 907। ये स्थिति अभी भारत में। आज से 4 साल पहले क्या था? तो 904 था, इसीलिए बढ़ गई है, इसीलिए इसको थोड़ा मेंशन किया गया है रिपोर्ट में कि स्थिति में सुधार आया है थोड़ा सा। लेकिन अभी भी स्थिति में सुधार नहीं आया है। जब तक 1000 और 1000 नहीं हो जाता तब तक इक्वल नहीं होगा ना, ठीक है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अवेयरनेस और बाकी चीजें। लिखिए, 2011 में कितना था भारत में पता है?
900, यही था ना, 943 था ना भारत में, 943 था। तो लिखिए वर्ष 2011 के, वर्ष 2011 के 943 की तुलना में, वर्ष 2011 के 943 की तुलना में वर्ष 2036 तक, वर्ष 2036 तक भारत में लिंगानुपात बढ़कर, वर्ष 2036 तक भारत में लिंगानुपात बढ़कर 952 होने की उम्मीद है, 952 होने की उम्मीद है। द सेक्स रेशियो इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, द सेक्स रेशियो इन इंडिया is expected to increase to 952 by 2036, to increase to 952 by 2036 as compared to 943 in 2011, as compared to 943 in 2011। 2011 में सेक्स रेशियो कितना था? 943 था। सबसे ज्यादा कहां पे था इंडिया का 2011 में? हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन विच स्टेट? केरला, केरला, वेरी गुड वेरी गुड। कितना? हाउ मच? 1084, 1084। और यूनियन टेरिटोरी पुदुचेरी 1037, 1037 था, यही था ना जी। लीस्ट कहाँ पे सबसे कम था? हरियाणा 879, 879 था क्या? हाँ 879 था, 807। बिहार में कितना था? 900 नहीं, 4 नहीं था, 32 या 33 के आसपास था, या 35 था। एक मिनट, अभी पता कर लेते हैं। बिहार में था 918, तो इतना कम था। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या है कि अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो उसको लेकर के भी अभी जारी किया गया। जैसे इंडिया में आपको पता होगा कि 2011 में जब हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो कितना था? 1.64, यही था ना? ऐसे लिखते हैं, सॉरी, वन डिकेडल ग्रोथ रेट इतना था, दशकीय वृद्धि दर 17.64%, ये था ना 10 साल में भारत में। अब जाकर के अगर साल के हिसाब से देखें तो इंडिया का ग्रोथ रेट अब घट रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर भारत में घट रही है, और वो हो गई है कितना? 1.1% रह गई है। मतलब एक साल में सिर्फ 1.1% जनसंख्या बढ़ रही है भारत की। और 2036 में क्या होगा? तो 0.58% पे आ जाएंगे हम लोग, 0.58% एक साल में बढ़ेगी इंडिया की ग्रोथ रेट। तो लिखिए जनसंख्या वृद्धि दर 2021 में 1.1% रही। जनसंख्या वृद्धि दर 2021 में 1.1% रही। पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी 1.1% इन द ईयर 2021। पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी 1.1% इन द ईयर 2021। जनसंख्या वृद्धि दर 2021 में 1.1% रही। हालांकि ये पूरे भारत का है, कई स्टेट्स के बढ़ रहे हैं। इसी तरह से एक और इंडेक्स, बीपीएससी में हमेशा से इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक और इंडेक्स है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। आतंकवाद से प्रभावित देशों में जो लोगों की मृत्यु हो रही है उस पे है ये वैश्विक आतंकवाद, बाद नहीं लिखते हो, वाद लिखते, सूचकांक, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023।
कौन सा देश टॉप पे है सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित? अफगानिस्तान, लगातार चौथे साल 2020, 21, 22 और 23। ठीक है, 20 कहने का मतलब है कि उससे पहले भी तो वहां पे आतंकवाद बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा था ही। तो लिखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स in the global terrorism index Afghanistan remains the most affected country by terrorism. In the global terrorism index, Afghanistan remains the most affected country by terrorism for the fourth consecutive year. fourth consecutive year. तो लगातार चौथे साल बना हुआ है आतंकवाद। देखे ही होंगे आप लोग, जब तालिबानी सब आया था, अमेरिकी सेना भाग रही थी, तो कैसे हेलीकॉप्टर के पंखा पे रस्सी लगा लगा के झूल रहे थे आतंक, वो सब तालिबानी लोग, अजीब टाइप के लोग सब है ना। आगे नेक्स्ट, भारत भी आतंकवाद से प्रभावित रहा है। तो लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, इंडिया रैंक्स 13th इन दिस इंडेक्स। भारत का इस सूचकांक में 13वां स्थान है। भारत का इस सूचकांक में 13वां स्थान है। इंडिया रैंक्स 13th इन दिस इंडेक्स। भारत का इस सूचकांक में 13वां स्थान है। लिखिए, पाकिस्तान वर्ष 2022 में पाकिस्तान सेकेंड स्थान पर है। वहां तो बेवजह लोग बम फोड़ देते हैं क्या? पाकिस्तान वर्ष 2022 में दुनिया भर में पाकिस्तान वर्ष 2022 में दुनिया भर में आतंकवाद से संबंधित मौत के संदर्भ में दूसरे स्थान पर रहा। पाकिस्तान वर्ष 2022 में दुनिया भर में आतंकवाद से संबंधित मौत के संदर्भ में दूसरे स्थान पर रहा। पाकिस्तान रैंक्ड सेकेंड Pakistan ranks second in terms of terrorism related death. In terms of terrorism related death, Pakistan ranked second in terms of terrorism related death in the year 2022. In the year 2000, वहाँ तो बेवजह बम विस्फोट हो जाता क्या? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, रोज नंबर कितना होगा? इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब मनाते हैं? लिखिए, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21 मार्च। सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21 मार्च। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। लिखिए उद्देश्य और डैश देकर के लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए, उद्देश्य और डैश देकर के लिखिए। पर्पस लिखिए, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। वन के महत्व के संबंध में
जागरूकता फैलाना, वनों के महत्व के संबंध में जागरूकता फैलाना, ऐसे लिखिए, वनों के महत्व के संबंध में जागरूकता फैलाना। टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगल हमारे लिए ज़रूरी है। ये चीज़ें इस दिवस को जब मनाया जाता है तो उस दिन थोड़ा अवेयरनेस आती है। मतलब डे, कोई भी डे, जैसे योगा डे आप लोगों ने 21 जून को सेलिब्रेट किया होगा, तो जिसको योगा नहीं भी आता है, कम से कम एक सेल्फी लेने के बहाने, सेल्फी लेने के उद्देश्य से भी तो थोड़ा बहुत टांग हाथ ऊपर नीचे करके किसी तरह एक सेल्फी लेकर के, एक फोटो लेकर के डाल दिया स्टेटस पे। लेकिन उसी बहाने कई लोगों ने, जेन्युइन लोग थे जिन्होंने योग किया भी, योग के महत्व को भी समझा। जब उस कार्यक्रम में भाग लिया तो पता चला कि नहीं, योग करना जरूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसी तरह से वन दिवस में भी अवेयरनेस के लिए 21 मार्च को मनाया जाता है। आगे लिखिए, थीम क्या था इस बार का? वर्ष 2023 की थीम ऑफ 2023, थीम क्या था? लिखिए, डैश देकर लिखिए, वन और स्वास्थ्य, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। वन और स्वास्थ्य, थीम क्या था 2023 का? थीम लिखिए 2023, वन और स्वास्थ्य, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। हेल्थ और फॉरेस्ट आपस में जुड़ा हुआ है। अगर आपके देश में, आपके क्षेत्र में ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो आप ज़्यादा स्वस्थ जीवन जीवेंगे, ठीक है, ज़्यादा शुद्ध हवा लेंगे। और अगर आपके आसपास फॉरेस्ट नहीं हुआ, पेड़ पौधे नहीं हुए, तो फिर प्रदूषित हवा लेते रहिए, जैसे कि दिल्ली एनसीआर में भी ले रहे हैं, धुआं धुआं। क्या मतलब, दिल्ली में अगर आप अक्टूबर नवंबर के महीने में हैं, तो अक्टूबर नवंबर में दिल्ली में इतना धुआं होता है कि एक आदमी जितना दिन 10 सिगरेट जितना पिएगा, उतना बराबर का धुआं जो है, पॉल्यूटेड धुआं जो है, आदमी के आ जाता है। कि उस पे से भी कुछ लोग होते हैं कि 5 सिगरेट भी पी लेते हैं ऊपर से, ठीक है। और वही व्यक्ति मास्क लगा के घूमता है कि दिल्ली में बड़ा पॉल्यूशन हो गया, ऐसे कर। क्या आगे नेक्स्ट, तो ये था थीम। अब देखिए, इस थीम के साथ क्या है कि इंडिया में जो फॉरेस्ट है उसकी स्थिति को भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक साइड में हेडिंग डाले, स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, भारत में वनों की स्थिति। भारत में वन के बारे में कुछ चीजें कर लेते हैं। भारत में पीटी में पूछता है कितना प्रतिशत वन है, पेड़ पौधे हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पे है घना। भारत में वनों की स्थिति, स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। हालांकि बिहार स्पेशल जब कराएंगे तो उसमें भी कराएंगे बिहार के बारे में पूरा, एक एक जिला में कि कौन से जिले में नहीं है वन, सबसे कम है, किस जिले में सबसे ज़्यादा है, सारी चीज़ें भी करवाते हैं। यहाँ पे इंडिया वाला पूरा करवा देते हैं। देखिए, भारत में हर 2 साल पे एक रिपोर्ट आती है, और वो रिपोर्ट पब्लिश होती है कहाँ से? देहरादून से। कहाँ से? देहरादून से, वेरी गुड। और उसका रिपोर्ट का नाम होता है इंडिया स्टैट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। और जो लेटेस्ट वाला है वो 2021 में पब्लिश हुई थी, 23 वाला अभी पब्लिश नहीं हुआ है, तो 21 वाले से ही क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें लिखेंगे इंडिया स्टैट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार, इसको ISFR भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं ISFR 2021 के अनुसार, या अकॉर्डिंग टू ISFR 2021, ISFR 2021 के अनुसार, या इंडिया स्टैट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार, जो लिखना चाहे, के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्षावरण क्षेत्र, ऐसे लिखते हैं, वृक्षावरण क्षेत्र, अंडर ट्री कवर जिसको कहा जाता है, पेड़ पौधे, क्योंकि हम लोग जो बाग बगीचा होता है उसको फॉरेस्ट नहीं कहते, उसको अंडर ट्री कवर कहते हैं। तो भारत का कुल वन और वृक्षावरण क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। According to the ISFR 2021, India's total forest and tree cover area is, India's forest and tree cover area is 80.9 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर। ये इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का कितना है? भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट पे भारत में पेड़ पौधा और वन है? हमारा लक्ष्य तो 33% का है, लेकिन फिलहाल है कितना? 24.62 है। तो लिखिए, यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62%, इट इज 24.62% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। इट इज
24.62% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62। तो इतने एरिया में वन और पेड़ पौधे हैं भारत में। बिहार में कितना है जी? 7.84। वेरी गुड, 7.84% है बिहार में। सबसे ज़्यादा कहाँ है परसेंट में? जमुई। सबसे ज़्यादा कैमूर या जमुई? कैमूर, वेरी गुड। और सबसे कम? जहानाबाद और अरवल। चलिए वो सब कर, हाँ शेखपुरा, वेरी गुड। लेटेस्ट रिपोर्ट में शेखपुरा। चलिए सब करवा देंगे उसमें, बिहार स्पेशल में करवा देंगे। वेरी गुड, आगे नेक्स्ट। सबसे बड़ा वन आवरण क्षेत्र, लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, कौन से स्टेट की है? सबसे ज्यादा वन, सबसे बड़ा वन आवरण क्षेत्र मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, वेरी गुड। तो लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर लिखिए एमपी, फर्स्ट, सेकेंड अरुणाचल प्रदेश और थर्ड छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। वनों का सर्वाधिक प्रतिशत, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट। जैसे किसी के पास जमीन है मान के चलिए, और उसमें से 50-60% आधे जमीन पे पेड़ ही पौधा है उस राज्य का, तो कितना होगा उसका? 50% हुआ ना। तो उस हिसाब से देखें, जैसे बिहार का 7.84 है, तो कुछ ऐसे भी राज्य है जिसका 80% से भी ज्यादा एरिया में क्या है? पेड़ पौधा ही है। तो लिखिए वनों का सर्वाधिक प्रतिशत, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट, कौन सा राज्य है? मिजोरम। लिखिए मिजोरम, 84.53। वनों का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे है? मिजोरम, 84.53%। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक चीजें थी, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको करके जाना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश 79.33। आगे, भारत में वनों को बचाने के लिए कोई आंदोलन भी चला था, कहाँ पे? सुंदरलाल बहुगुणा, वेरी गुड। चलिए, तो ये सब तो पता ही है आप लोग को। एक और डे कर लीजिए आज का, न्यूज़ नंबर 22। आज एक्चुअली जो लाइव क्लास थी ना 11 बजे, उसकी वजह से ना आज न्यूज़ नहीं हो पाया, देख रहे हैं, इसीलिए लेट भी है क्लास। वर्ल्ड वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2023, विश्व क्षय रोग दिवस 2023। क्षय रोग किसको कहते हैं? टीबी। ट्यूबरकुलोसिस डे 2023। अब देखिए, इससे 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। एक तो टीबी दिवस कब मनाया जाता है, दूसरा एक क्वेश्चन, भारत बहुत सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में रहा था एक समय, और इसीलिए भारत ने जो लक्ष्य बनाया है वो पूछ लेगा कि कब का लक्ष्य? 25 है, 2025 का, ये पूछने की संभावना है। और वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में टीबी मुक्त करने का जो लक्ष्य है वो 2030 का है, और भारत ने 2025 का बनाया हुआ है। तो 2 क्वेश्चन पूछने की हमेशा संभावना होती है। एक तो भारत ने मलेरिया का कब का लक्ष्य बनाया है, और टीबी का, ये पूछता है। इसी तरह से बिहार में सभी खेतों तक जो जल पहुंचाने का, वो भी 2025 का लक्ष्य है। तो ये सब पूछता है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, तो इसी को साथ में करवा देंगे। तो लिखिए, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। वर्ल्ड tuberculosis day is observed every year on 24 March. World tuberculosis day is observed every year on 24 March. विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। It aims to spread about awareness, ऐसे लिखिए, it aims to spread awareness about
tuberculosis. It aims to spread awareness about tuberculosis. इसका उद्देश्य टीबी के संबंध में जागरूकता फैलाना है. It aims to spread awareness about tuberculosis. इसका उद्देश्य टीबी के संबंध में जागरूकता फैलाना है. अब 2-3 चीजें जान लीजिए जो पूछ सकता है. वर्ष 2023 का थीम ऑफ 2023, वर्ष 2023 का थीम क्या है? सही, इसका थीम देख लीजिए क्या है. हाँ, हम क्षय रोग का उन्मूलन कर सकते हैं. कर सकते, यह है इस बार का थीम. हाँ, हम क्षय रोग का उन्मूलन कर सकते हैं. यस, एपोस्ट्रॉफी लगाइए. यस, वी कैन eradicate eradicate tuberculosis. Yes, we can eradicate tuberculosis. हाँ, हम क्षय रोग का उन्मूलन कर सकते हैं. बाकी तो पता ही होगा, रॉबर्ट कोच ने खोज की थी इसकी. ये सब सारी चीजें बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा था. लिख लीजिए, भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक, भारत का लक्ष्य, ये सब स्टैटिक का पार्ट होता है, पूछ लेता है एग्जाम में. भारत का लक्ष्य, इंडिया एम्स टू मेक द कंट्री टीबी फ्री. भारत का लक्ष्य 2025 तक देश को क्षय रोग से मुक्त करना है. भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक देश को क्षय रोग से मुक्त करना है. इंडिया एम्स टू मेक द कंट्री टीबी फ्री by the year 2025. India aims to make the country TB free by the year 2025. 2025 तक देश को क्षय रोग मुक्त करना है. इसके उन्मूलन के लिए वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2030 है. इसके उन्मूलन के लिए वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2030 है. The global target for its eradication is 2030. The global target for its eradication is 2030. 2030 तक पूरा विश्व में इसको उन्मूलन करना है. ऐसा इसलिए है क्योंकि अफ्रीका के कई सारे जो गरीब देश हैं उनमें अभी भी टीबी है, खास करके भुखमरी और कुपोषण की वजह से. टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वो आमतौर पर कहा जाता है कि बैक्टीरिया शरीर में होता ही है. इंसानों के शरीर में हो भी सकता है, किसी के भी शरीर में हो सकता है, लेकिन वो तब जाके खतरनाक हो जाता है जब शरीर कमजोर होता है, तब अटैक करता है. समझ गए, वो बैक्टीरिया ही होता है. तो इसीलिए, और अफ्रीका जैसे देश में कई सारे जगहों पे क्या है, कुपोषण है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे संभावना बहुत ज़्यादा है. और इसीलिए 2030 तक का लक्ष्य रखा गया अफ्रीका के कुछ देशों को ध्यान में रख करके. तो कुल मिला करके ये है ट्यूबरकुलोसिस और टीबी से रिलेटेड 24 मार्च को मनाया जाता है. मार्च के न्यूज़ में अगर मैं बात करूँ तो आज चूंकि आपको पता ही है कि 11 बजे लाइव आना था, तो सारे न्यूज़ का फाइनल कंपाइलेशन नहीं हो पाया था. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूज़ करेंगे. मार्च के 2-4 न्यूज़ बचा हुआ है, और अगला जो क्लास होगा उसमें आपको बता दूं जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी वो और स्पेशल होगी, क्योंकि उसमें मार्च 2023 में जो बिहार की घटनाएं वो भी कवर होगी. मतलब आपका 3 से 4 पेज का मैटर हर मंथ में, 2 से 3 पेज का मैटर जो है वो बिहार के करंट अफेयर्स का भी बनेगा. बिहार में जैसे कुछ घटना हुई होगी अभी, तो उसका बन जाएगा. ठीक है, तो मार्च 2023 आपका कंटिन्यू चलेगा नेक्स्ट क्लास में भी, और उसमें हम लोग जो करेंगे उसमें 1-2 नेशनल इंटरनेशनल का जो रह गया वो कर लेंगे, और बिहार कवर करते हुए मार्च का खत्म कर लेंगे अगले क्लास में. अगले क्लास 2 घंटे की चलेगी और 4 बजे से चलेगी. आज तो दूसरे कारण से क्लास लेट हुई है, पता ही है आप लोगों को सारी चीज़ें. ठीक है, थैंक यू. बाकी आज के जो मेंस है उसके क्लास में जो 6:30 बजे वाला होगा, जो मेंस कर रहे हैं ऑनलाइन में, आप लोग तो थक चुके हैं, सुबह से ही काम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो मेंस का टॉपिक है उसमें बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा देना है उसको लेकर के टॉपिक हमने शुरू किया था पिछले वीक में. स्पेशल स्टेटस जो बिहार की जो डिमांड हो रही है ना, नीतीश कुमार जी मांग कर रहे, तो उस पर बात करेंगे कि जो बचा हुआ चीज़ें हैं वो करेंगे आज मेंस वाले में. और उसके बाद शुरू करेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो आने वाले समय में भारत ने जो निर्धारित किया हुआ है. हाँ,
करंट के क्वेश्चंस भी शेयर किए जाएंगे आपके साथ। ये तो सारा लिखवा रहे हैं, समझा भी रहे हैं, और प्रैक्टिस के लिए फिर क्वेश्चन भी शेयर किए जाएंगे आपके साथ। बुक बुक मैगजीन आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं। बाकी जो वनडे वाले जो है एडुटेरिया वगैरह सब है, वो रटने वाली चीज है, और रटने वाली चीजें अब एग्जाम में बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही है इस बार से। ठीक है, तो वो तो सिर्फ फैक्ट्स को वन वन लाइन करके उन्होंने टॉपिक टॉपिक ऐसे बना करके दे दिया है। आपको चीजों की कहानियों से कोरिलेट करना पड़ेगा चीजों को, तो दर्पण पढ़िए, प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।